Hello, guys. Welcome to this episode of न्यूज़पेपर एनालिसिस। आज के हम इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस 16 नवंबर 2021 में देखेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज़। और कल की वीडियो इसलिए नहीं आई है क्योंकि कल के न्यूज़पेपर में मुझे एज इट इज़ जो है कोई इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं देखने को मिली थी। हाँ, जो जब भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ होगी, अगर वो एक दो ही होगी, जैसे कल के न्यूज़पेपर्स में से एक दो इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी, तो मैं आज की वीडियो में ही इंक्लूड कर दिया करूँगा। अदरवाइज़ जिस दिन वीडियो अवेलेबल नहीं होती है, या तो उस दिन गवर्नमेंट ऑफ होगा या फिर जो है उस दिन मुझे कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं मिलेगी। बट हाँ, ओवरऑल यू कैन बी अश्योर दैट आपको जो ये वीडियो सीरीज़ है ये कॉन्टिन्यूटी में ही मिलती रहेगी। सो लेट्स बिगिन विद टुडेज न्यूज़पेपर एनालिसिस। तो आज की इंडियन एक्सप्रेस की जो न्यूज़ में फ्रंट पेज न्यूज़ है और जिसे मैं डिस्कस करने वाला हूँ, दैट इज़ कि जो पेंडोरास पेपर आए थे उनके लिए जो है जो एक स्पेशल ग्रुप बनाया गया था, उस ग्रुप ने जो है नोटिस भेजने शुरू कर दिए हैं। तो लेट्स सी कि व्हाट इज दिस। तो बेसिकली आपने नाम सुना होगा पैराडाइज पेपर लीक का, ठीक है। इसके अलावा आपने नाम सुना होगा पैनामा पेपर्स लीक का, ठीक है। तो ये पैनामा पेपर और ये पैराडाइज पेपर लीक है क्या? तो बेसिकली इसमें क्या होता है, और उसके बाद अब जो है इसमें तीसरी ऐड हो गई, अगेन पीसी ही है जिसका नाम है पेंडोरा, ठीक है। तो इन पेपर लीक्स में बेसिकली है क्या? सो देखिए, ऐसा होता है कि हर कंट्री में देर आर समबडी कॉल्ड एज HNI, यानी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। तो इनके ऊपर जो है उस पर्टिकुलर कंट्री में जहाँ के भी ये सिटीजन होते हैं या रेजिडेंट होते हैं, वहाँ पे कुछ टैक्सेस लगते हैं। तो उन टैक्सेस से बचने के लिए ये क्या करते हैं कि अपनी जो इनकम होती है और अपने जो एसेट्स होते हैं वो ऑफशोर कंपनीज जो होती हैं, ऑफशोर कंपनी यानी जिस कंट्री में ये रह रहे हैं वहाँ की ना होके बल्कि दूसरे कंट्रीज में होके, तो वो जो ऑफशोर कंट्रीज होते हैं वहाँ पे ये कंपनीज खोलते हैं, तो उन ऑफशोर कंपनीज के नाम अपने एसेट कर देते हैं, ठीक है। अब ये ऑफशोर कंपनीज फिर किन के नाम होती हैं? ये उनके नाम होते हैं, लेकिन वो एक ऐसा वेब क्रिएट किया जाता है, जैसे सपोज करो देर इज अ कंपनी ए, वो उस बंदे के नाम होगी तो उसके दिखाएंगे कि उसके नाम पे लेट्स से एक्स एसेट है, ठीक है। लेकिन जो पर्सन है, पर्सन लेट्स से पर्सन इज पी, तो पी के पास एक्स वाई जेड, ठीक है, अल्फा बीटा, ये इतने सारे एक्सेट्रा जो है आगे एसेट्स हैं। तो वो क्या करेगा, ए कंपनी के नाम कर देगा एक्स एसेट, उसके बाद और वो ए कंपनी होगी पी के नाम पे, ठीक है, और उसे ऑफशोर कंपनी दिखा देगा। उसके बाद ए कंपनी की आगे एक और सब्सिडी होगी बी, उस सब्सिडरी में ये क्या करेगा, उसके नाम कर देगा वाई एसेट, ठीक है। तो उस वाई एसेट के कोलैटरल पे इसने क्या बना दी, एक जेड और कंपनी बना दी, लेट्स से सी कंपनी बना दी, तो सी कंपनी के नाम पे जो है वो बीटा एसेट कर दिया उसने। तो ऐसे करके एक बहुत कम्प्लेक्स जो है एक वेब बन जाता है, जिससे इनको बैक टू बैक ट्रेस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि एक कंपनी किसी कंट्री में रजिस्टर है, दूसरी किसी और जुरिस्डिक्शन में रजिस्टर है, तो वहाँ पे आपको यू रिक्वायर मल्टीपल सोर्सेज और मल्टीपल जो है आपको परस्यू करने पड़ते हैं केसेस, तब जाके आपको जो है पूरा एक डेटा मिलता है। और ये सब की सब जो सर्विसेज है, ये इतना दिमाग लगाता कौन है कि ऐसे किया जा सकता है? ये जो दिमाग लगाते हैं इन्हें ही आप बोलते हैं जो सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनीज। तो ये जो सर्विस प्रोवाइड करती हैं, आप लेट्स से दे आर सिंपली कॉल्ड एज सर्विस प्रोवाइडर्स। तो ये जो सर्विस प्रोवाइड करती हैं ये इनको बताती हैं कि हम ऐसे ऐसे करके आपका ये एक ऐसे कम्प्लेक्स वेब बना देंगे जिसमें आपके सारे एसेट्स जो हैं वो छिप जाएंगे। अब इससे होगा क्या? अब पी के नाम पे, सॉरी, पी के नाम पे जो कंपनी है वो ए है, लेट्स से पी जो है वो डिफॉल्ट कर जाता है बैंक लोन में, अब उसके जो है सारे एसेट क्या हो जाएंगे, सीज हो जाएंगे। तो उसके पी के नाम पे तो कंपनी सिर्फ ए है, ठीक है। अब बी कंपनी को थोड़ी सीज कर सकते हैं, या बी के अलावा या सी को नहीं सीज कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, इनके ये जो एसेट्स होते हैं ओवरऑल ये भी बच जाते हैं इन केस ये डिफॉल्ट करते हैं अपने लोन्स पे या अपनी कमिटमेंट्स पे या अपने कॉन्ट्रैक्ट्स पे, या फिर जो है ये फ्यूजिटिव बन जाते हैं। तो इन दिस इज हाउ इट इज डन। तो ये पेंडोरा पेपर जो है इनमें जो है बेसिकली जिस कंपनीज में जिन जो ये सर्विस प्रोवाइडर थी, इनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं जिनमें इन्होंने ये सारा हिसाब रखा हुआ है कि अब देखिए इतना कम्प्लेक्स वेब बन रहा है तो ऑब्वियसली इसका भी एक पूरा जो है ना आपको हिसाब रखना पड़ेगा। तो इन सब के जो ये हिसाब किताब है ये कंपनी जो है अपने पास रखती है, और इनके यही डॉक्यूमेंट्स जो हैं
इन्होंने इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्टों ने मिलके ये पहले फाइंड आउट किया और फिर जो है पब्लिश कर दिए। तो ये कौन से हैं? ये एक वो है, कंसोर्शियम है जो ICIJ, इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट। तो इंडिया में से इंडियन एक्सप्रेस इनका काफ़ी पुराना जो है वो मेंबर है, काफ़ी शुरू से जो है इनका मेंबर रहा है इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर। तो इसीलिए ऐसी न्यूज़ जो है, चाहे वो पैराडाइज पेपर की थी, पैनामा पेपर की थी या पेंडोरा पेपर की थी, आपको बहुत ही ज़्यादा डिटेल में जो देखने को मिलती हैं वो इंडियन एक्सप्रेस में ही देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो दिस दिस इज़ व्हाट दिस इशू इज़। अब इसमें मैं एक चीज़ और मेंशन करना चाहूँगा, तो क्या गवर्नमेंट क्या कर रही है? जो प्रेजेंट डे गवर्नमेंट है, और पहले पैराडाइज पेपर है, पैनामा पेपर है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया है? वह वर द कल्प्रिट्स फाउंड। तो क्या ये इंडिया स्पेसिफिक है? तो पहली बात नहीं, इंडिया स्पेसिफिक नहीं है, इसमें पूरे वर्ल्ड के लोगों के। आपको याद होगा, अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को भी जो है गिल्टी फाउंड किया गया था इन पैनामा पेपर लीक केस, एंड उनके बाद उनको रिजाइन करना पड़ा था, और उनके बाद नए प्राइम मिनिस्टर आए थे। ठीक है, तो उनके ऊपर अभी भी ये केस जो है चल रहा है उसका, करप्शन का। तो इंडिया में क्या हुआ? इंडिया में एक मल्टी एजेंसी ग्रुप बनाया गया, MAG। ठीक है, तो इस मल्टी एजेंसी ग्रुप को चार्ज दिया गया कि आपने ये पैनामा और ये पैराडाइज पेपर और ये जो पेंडोरा पेपर्स हैं, इनकी जो है स्क्रूटिनी करनी है, इनमें जो जो इन्फॉर्मेशन निकल के आई है उसके लिए प्रॉपर जो, अब देखिए ये जो इन्फॉर्मेशन न्यूज़पेपर में पब्लिश होती है, बहुत से लोगों को लगेगा कि यार ये सीधा लेके जाके कोर्ट में उन पे केस क्यों नहीं कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लियरली बता दूं कि न्यूज़पेपर वीडियोस में पब्लिश होने वाला कोई भी मटेरियल एडमिसिबल नहीं है। ठीक है, तो इंडियन एविडेंस एक्ट जो है, इंडियन एविडेंस एक्ट याद रखिएगा, उसके तहत उसमें क्लियरली मेंशन है कि एज एन एविडेंस क्या क्या एक्सेप्टेबल है। तो एनी मटेरियल विच इज़ पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर, और लेट्स से जो आपकी वीडियोस वगैरह होती हैं, ऑडियो क्लिप्स होती हैं, वो एज इट इज़ फेस वैल्यू पे एक्सेप्टेबल कोर्ट में नहीं होती हैं। उसका एक प्रॉपर सेट प्रोसीजर होता है, जिसमें से मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स आर ऑलवेज रिजेक्टेड। यस, ठीक है, तो न्यूज़पेपर की आप रेफरेंस दे सकते हो, न्यूज़पेपर का रिकॉर्ड रखा जाता है तो उसकी आप रेफरेंस दे सकते हो, लेकिन आप उसको एज एन एविडेंस बना के पब्लिश नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर पूछा जाएगा, कोर्ट को चाहिए सब्सटैंशियल प्रूफ। ठीक है, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्लियरली लिखा हुआ है इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी। तो वो उसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब तो गिल्टी प्रूफ करने के लिए किसी को आपके पास होने चाहिए ठोस सबूत। ठीक है, यू मस्ट हैव वेरी क्रेडिबल एविडेंसेस। इसीलिए जो है कभी भी आर्टिकल 20 के तहत सेल्फ इंक्रिमिनेशन को एज अ एविडेंस नहीं माना जा सकता कि हाँ जी इसने कबूल कर लिया तो इसको अब सज़ा दो। ऐसा नहीं होगा, चाहे उसने कबूल किया है भी मैंने ये XYZ क्राइम किया है, येट ही और शी विल नॉट बी पनिश्ड सोली बेस्ड ऑन दैट एडमिशन। ठीक है, उसके साथ साथ पुलिस को फिर भी इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी, सर्कमस्टांशियल एविडेंस, अदर एविडेंस, एंड जो है विटनेसेस या गवाह सामने कोर्ट में रखने पड़ेंगे। उसके बाद कोर्ट जो है उसको सज़ा दे सकती है, अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ उसके बेस उसकी एडमिशन के बेसिस पे नहीं दे सकती। ठीक है, तो दैट इज़ वाई ये मल्टी एजेंसी ग्रुप बनाया गया कि आप जाके जो ये इन्फॉर्मेशन आई है इस इन्फॉर्मेशन को ट्रेस करो और यहाँ से जो लीगली एडमिसिबल इंफॉर्मेशन है उसे लेके आइए, प्रॉपर केस बनाइए, प्रॉपर एविडेंसेस गैदर कीजिए, ऑफिशियल तौर पे गैदर कीजिए, और केस बना के इन सब जो जिनका नाम आया है इन सबको प्रोसिक्यूट कीजिए। तो अब ये किसी एक एजेंसी का काम तो है नहीं है, तो इसीलिए ये मल्टी एजेंसी ग्रुप बनाया गया था। तो अब इस मल्टी एजेंसी ग्रुप में कौन कौन आता है? तो मल्टी एजेंसी ग्रुप में सबसे पहले आता है CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, और इनके जो चेयरमैन हैं वही इस मल्टी एजेंसी ग्रुप के जो हैं वो हेड हैं। ठीक है, उसके अलावा इसमें और कौन कौन आता है? देखिए, इसमें CBDT और के चेयरमैन तो इस ग्रुप के हेड हैं ही हैं, उसके साथ साथ CBDT के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स भी हैं। इसके अलावा इसमें है ED, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, और इसके अलावा इसमें हैं RBI के ऑफिशियल्स, क्योंकि RBI जो है वो फॉरेन एक्सचेंज जब होता है मनी का, तो सारा जो पॉलिसी मेकिंग है या लॉ रूल मेकिंग है वो RBI के अंडर आती है, और RBI इज बेटर इन वो। इसके अलावा फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। ठीक है, तो ये जो 4 एजेंसीज हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑटोनॉमस एजेंसीज हैं, इन्हीं एजेंसीज को जो है रखा गया है किसमें? इस मल्टी एजेंसी ग्रुप में। तो
अब आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ने जो है रिसेंटली एक ऑर्डिनेंस के थ्रू इन दोनों बॉडीज की जो है हेड की टेन्योर एक्सटेंड कर दी है, और एक्सटेंड एज इट इज एक्सटेंड नहीं किया, बट उन्होंने कहा है कि 2 साल की इनकी नॉर्मल टेन्योर होती है जिसको +1 करके हम एक्सटेंड कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद जो ऑर्डिनेंस है उसने कहा है कि इसमें +1 और करते हुए आप टोटल 5 साल तक इसे लेके जा सकते हो। ठीक है, तो ये डेवलपमेंट जो है इसीलिए आजकल काफ़ी न्यूज़ में है, इसका ऑपोजिशन ने काफ़ी अपोज भी किया है। सो एनीवेज, तो ये मल्टी एजेंसी ग्रुप जो है ये क्या जो है इन्वेस्टिगेट कर रहा है, ये नहीं पेंडोरा पेपर्स में जो बड़े बड़े नाम आए हैं उनको जो है इन्वेस्टिगेट कर रहा है। अब इनमें जो नाम आए हैं, आई विल नॉट टेक एनी ऑफ द नेम्स दैट हैज़ बिन देयर, बट यू कैन गो एंड चेक द इंडियन एक्सप्रेस वेबसाइट, या इंडियन एक्सप्रेस अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें आई एम श्योर आपने पढ़ लिया होगा कि किन किन जो हैं फेमस इंडियंस के नाम जो हैं वो इंक्लूडेड थे। ठीक है, तो अब तो ये मल्टी एजेंसी ग्रुप बना कब था, व्हेन वाज दिस एमएजी फॉर्म्ड? तो याद रखिए ये एमएजी जो है वो 4 अक्टूबर को ही बना दिया गया था, 4 अक्टूबर। ठीक है, जैसे ही ये पेपर्स की इंफॉर्मेशन लीक हुई थी वैसे के वैसे ही जो है 4 अक्टूबर को ये मल्टी एजेंसी ग्रुप बना दिया गया। अब यहाँ पे एक चीज़ जो मैं स्पेशल मेंशन करना चाहूँगा वो ये है, सेक्शन 131 का। किसका? कौन सी एक्ट का सेक्शन? आईटी एक्ट का सेक्शन, इनकम टैक्स एक्ट जो है हमारी, उसका सेक्शन 131 का मेंशन करना चाहूँगा। ये किस चीज़ के लिए है? बेसिकली ये सेक्शन इसी चीज़ से डील करता है, अगर आपने कंसीलमेंट की है। कंसीलमेंट ऑफ व्हाट? कंसीलमेंट ऑफ एनी इंफॉर्मेशन जो कि आप इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग योर इनकम, अगर आपने आपकी कोई भी इनकम है और उसे आपने छिपाया है कि नहीं मेरी तो इनकम इतनी ही है, सपोज लेट्स से यू आर अर्निंग 12 लाख बट यू आर शोइंग कि नहीं मेरी इनकम तो जी 6 लाख ही है, या फिर लेट्स से 8 लाख ही है, तो ये जो बाकी का 4 लाख है ये आपने छिपाया है, और इसके जुर्म में आपके ऊपर सेक्शन 131 के अंडर जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट प्रोसिक्यूट करेगा। तो इसी नोटिस के तहत, क्योंकि ये भी जो फॉरेन एसेट थे ये भी छिपाए गए हैं, तो ये जब छिपाए गए हैं तो इन्हीं को जो है टैकल करने के लिए सेक्शन 131 का यूज़ किया जा रहा है। तो और क्या क्या यूज़ किया जा रहा है? देखिए, इंडिया ने बहुत सारे कंट्रीज के साथ ना डीटीएए साइन किया हुआ है। ठीक है, सो डीटीएए क्या है? डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट। मतलब एक कंपनी है जो इंडिया में भी टैक्स भर रही है और फिर वो अगर किसी और कंट्री में भी मतलब बिजनेस कर रही है तो वहाँ पे भी टैक्स भर रही है। तो अगर वो सेम काम कर रही है और सेम काम के लिए और एक ही उसकी जो इनकम हो रही है, लेट्स से वो एक देयर इज 2 कंट्रीज, ठीक है, ए एंड बी, सॉरी, सो देर आर 2 कंट्रीज ए एंड बी। ठीक है, तो कंपनी जो है वो ए कंपनी कंट्री ए की ओरिजिनली कंपनी है, लेकिन कंट्री बी से भी इनकम आ रही है उसको, तो वो उस इनकम को जो है कंट्री ए में उसके लिए टैक्स भर रही है, लेकिन कंट्री बी जो है वो भी काउंट कर रहा है, वो भी कह रहा है नहीं आपने यहाँ से ये कमाया आप टैक्स भरो। तो वो डबल टैक्सेशन हो गई है, और उसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए ये दोनों कंट्री आपस में जो है क्या कर लेते हैं, एक डीटीए साइन कर लेते हैं कि हमने टैक्स ले लिया है, तो आपस में जो भी सेटलमेंट होगी वो हम कर लेंगे। जैसे आपके यहाँ से भी कोई कंपनी होगी डेफिनेटली जो हमारे यहाँ से पैसा कमा रही है उसका टैक्स आप ले रहे हो, तो हम उसका टैक्स नहीं लेंगे। ऐसे मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ एग्जैक्टली यही चीज़ होती है। बेसिकली 2 कंट्रीज आपस में जिस भी टर्म्स एंड कंडीशंस पे एग्री करते हैं, कुछ वैसे करके डबल टैक्सेशन जो है वो अवॉइड की जाती है। इससे क्या होता है कि दोनों कंट्रीज के बीच में जो है बिजनेस और ज़्यादा बेटर हो जाता है और ज़्यादा फैसिलिटेशन मिलती है बिजनेस को। ठीक है, तो डीटीए का रूट जो है वो लिया हुआ है। इसके अलावा जो है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट जो है वो भी इसमें काफ़ी एक्टिव रोल प्ले कर रही है और सारी इंफॉर्मेशन जो है उसको गैदर कर रही है। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो देखिए, एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपको इसी टॉपिक से रिलेटेड बताना चाहूँगा कि इससे पहले 2015 में एक एक्ट आया था जिसका नाम था ब्लैक मनी अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम एंड एसेट एंड इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एक्ट।
तो उसमें कहा गया था कि अगर आपकी कोई अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम या एसेट्स हैं जिन पे लीगली इंडिया की गवर्नमेंट का टैक्स बनता है एंड यू आर नॉट प्रोवाइडिंग दैट टैक्स, और आपने वो छिपा के रखी हुई है, तो आप वो डिस्क्लोज कर दीजिए। आपका जितनी पेनल्टी वगैरह एक्सेट्रा जो बनता है उसमें आपको जो है, और ये वन टाइम स्कीम थी, ये वन टाइम स्कीम थी कि हम आपको जो है इसमें इतनी इतनी, आपके ऊपर कोई प्रोसिक्यूशन नहीं होगी, आप पे कोई भी प्रोसिक्यूशन नहीं होगी, मतलब आपके ऊपर केस नहीं चलाया जाएगा। आप बस जो भी आपको हम कैलकुलेट करके बता देंगे कि आपकी इतनी पेनल्टी बनती है, इतना आपका फाइन बनता है, इतना आपका इंटरेस्ट बनता है। तो ये सारी पेमेंट अगर आप कर देते हो तो आज के बाद आपकी वो जो इनकम है, वो जो एसेट है, उसे लीगल भी माना जाएगा इंडिया में, प्लस आपके ऊपर कोई केस भी नहीं होगा। तो इट वाज अ गुड अपॉर्चुनिटी कि लोग जो है बिना अपना रिकॉर्ड, ट्रैक रिकॉर्ड या क्रिमिनल रिकॉर्ड खराब किए बिना जो है अपनी किसी इनकम को जो है अच्छे से डिक्लेयर करवा के उसे लीगल बना सकते थे। तो इसमें करीब करीब जो है आज तक, मतलब अगर मैं नवंबर 2021 की बात करूं, तो आज तक जो है इसमें 20,000 करोड़ से थोड़ा ज़्यादा पैसा जो है डिस्क्लोज किया गया है। 20 इनकम एंड एसेट्स वर्थ 20,000 करोड़, मोर देन 20,000 करोड़। सो दिस वाज टुडेज फर्स्ट टॉपिक। आई होप आपको समझ आ गया होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो ये जो नेक्स्ट टॉपिक है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो, तो अभी अभी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर नरेंद्र मोदी, वो मध्य प्रदेश गए थे, और मध्य प्रदेश में उन्होंने जो है, लेट मी जूम इन अ लिटिल बिट। तो मध्य प्रदेश में उन्होंने जो है एक वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये ट्रिब्यूट पे कर रहे हैं टू बिरसा मुंडा। अब ये बिरसा मुंडा कौन है? बिरसा मुंडा बेसिकली जितने हमारे इंडिया में ट्राइबल्स हैं ना, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक पर्सनालिटी हैं। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट एक पर्सनालिटी हैं। और यहाँ ये जो है बेसिकली मुंडा ट्राइब से बिलोंग करते हैं। मुंडा ट्राइब जो है वो नेटिवली झारखंड का ट्राइब है। ठीक है, नेटिवली झारखंड और उस वाले एरिया का ट्राइब है। तो उनकी जो बर्थ एनिवर्सरी थी उनको सेलिब्रेट करने गए थे, जो कि 15 नवंबर को होती है। तो वहाँ पे उन्होंने डिसाइड किया है कि 15 नवंबर को जो है इंडिया में अब से बिरसा मुंडा जयंती के रूप में मनाया जाएगा, या फिर जनजातीय, जनजातियां यानी ट्राइबल जनजातीय गौरव दिवस, जनजातीय गौरव दिवस। सो इट विल बी सेलिब्रेटेड 15 नवंबर। जैसे हम गांधी जयंती सेलिब्रेट करते हैं, जैसे हम अंबेडकर जयंती सेलिब्रेट करते हैं, वैसे आज के बाद 15 नवंबर को हम लोग जनजातीय गौरव दिवस जो है वो सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, तो दिस हैज़ बीन अ न्यू अनाउंसमेंट बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। तो अब ये बिरसा मुंडा के बारे में जैसे मैंने आपको बता दिया कि ही इज़ अ वेरी रिवर्ड पर्सनालिटी इन ट्राइबल पॉपुलेशन। एंड इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हुई है मध्य प्रदेश में कि वहाँ पे एक रेलवे स्टेशन था जिसका नाम था हबीबगंज। ठीक है, तो ये फर्स्ट रेलवे स्टेशन था इंडिया का जो पीपीपी मोड में जो है डेवलप किया गया। और इस डेवलपमेंट में जो ये हमारा रेलवे स्टेशन है, इसको एयरपोर्ट के लेवल का जो है बनाया गया है। एयरपोर्ट के लेवल का मतलब इसमें जितनी फैसिलिटीज़ हैं, जैसे एयरपोर्ट में आपने देखा है ना, बहुत ही ज़्यादा लग्जूरियस और वेल मेंटेन्ड एंड हाईली जो है एफिशिएंट तरीके से डिज़ाइन किया हुआ होता है। वहाँ पे प्रॉपर स्पेसेस होती हैं एंड दे केटर टू ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी नीड ऑफ द पैसेंजर्स। तो कुछ वैसे ही जो है इस रेलवे स्टेशन को डेवलप किया गया है। एंड साथ ही साथ ट्राइबल्स को, क्योंकि मध्य प्रदेश में ट्राइबल्स की पॉपुलेशन अच्छी खासी है, तो ट्राइबल्स को ऑनर करने के लिए, खासकर उस एरिया के लोकल ट्राइबल्स को ऑनर करने के लिए, इस रेलवे स्टेशन का नाम जो है वो एक ट्राइबल आइकन जो कि है मिसेस कमलापति, ठीक है, रानी कमलापति, उनके नाम पे रखा गया है।
तो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के नाम से वो पहचाना जाएगा आप आज के बाद। तो ये मैं आपको बता दूं कि ऑल्दो ये आता इंडियन रेलवेज के अंडर है, ये एक कोई भी रेलवे स्टेशन जो होता है वो इंडियन रेलवेज की प्रॉपर्टी होता है, लेकिन जो ये रीनेम करने वाला सारा प्रोसेस होता है ना, ये सारा होम मिनिस्ट्री देखती है। ठीक है, ये सारा होम मिनिस्ट्री देखती है। एंड रीनेम करने की पावर किसके पास होती है? देखिए टेक्निकली स्पीकिंग तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट करती नहीं है रीनेमिंग का। जब भी किसी भी स्टेशन का कोई नाम रखना है तो इट इज़ स्टेट डोमेन। ठीक है, ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है? स्टेट गवर्नमेंट जो है एक प्रॉपर जो है रेजोल्यूशन भेजती है किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट में ये होम मिनिस्ट्री के पास जाती है। होम मिनिस्ट्री जो है सारा चेक करती है कि इस जो नाम इस स्टेट गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है इस रेलवे स्टेशन के लिए, उसी नाम का कोई और रेलवे स्टेशन तो नहीं है इंडिया में। तो अगर ये सारे चेक्स वगैरह हो जाते हैं, उसके बाद होम मिनिस्ट्री जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाल देती है। और इस सब टाइम जो जितना ये प्रोसेस चल रहा है, इस सब में रेलवे मिनिस्ट्री को जो है साथ में लूप में रखा जाता है। जस्ट रिमेंबर, क्योंकि अल्टीमेटली रेलवे, तो रेलवे मिनिस्ट्री फिर जैसे ही ये नोटिफिकेशन आ जाती है, फिर रेलवे मिनिस्ट्री क्या करती है? उस स्टेशन के लिए एक नया कोड जनरेट करती है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन है। ठीक है, देर इज अ रेलवे स्टेशन कॉल्ड एज न्यू दिल्ली, तो उसका स्टेशन कोड क्या है? NDLS है। ठीक है, NDLS। ठीक है, ऐसे ही एक बड़ा फेमस स्टेशन है अम्बाला कैंट, काफ़ी बड़ी जंक्शन है। ठीक है, तो उसका क्या है? UMB। तो ये इस तरह के जो ये स्टेशन कोड हैं, ये जनरेट किए जाते हैं। और जनरेट करने के बाद फिर उसे जो है IRCTC का जो वो टिकटिंग सॉफ्टवेयर है उसमें फीड कर दिया जाता है, ताकि जब आपके पास टिकट प्रिंट होके आए तो उस पे जो ये नया नाम है ये रिफ्लेक्ट करना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट इज डन। इट इज डन बाय होम मिनिस्ट्री, बट रिमेंबर स्टेट गवर्नमेंट प्रपोज करती है, होम मिनिस्ट्री सारा काम करती है, रेलवे मिनिस्ट्री को बता देती है, और फिर फाइनल जो है रेलवे मिनिस्ट्री अकॉर्डिंगली अपने उसमें चेंजेस कर लेती है। ठीक है, और यहाँ पे और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट क्या हुई है कि प्राइम मिनिस्टर ने बहुत सारे जो है वेलफेयर प्रोग्राम्स जो हैं वो लॉन्च किए हैं। जैसे कि ट्राइबल्स वेलफेयर के लिए जो जैसे कि राशन आपके घर, राशन आपके घर, ग्राम, सॉरी, राशन आपके ग्राम। तो इस स्कीम को जो है लॉन्च किया गया है। ठीक है, और इसके अलावा उन्होंने किया है कि इस एरिया में, यानी मध्य प्रदेश के इस एरिया में 50 मोर रेजिडेंशियल स्कूल्स बनाए जाएंगे। अब रेजिडेंशियल स्कूल्स क्या होते हैं? देखिए ट्राइबल्स में जो है ना, लिटरेसी रेट काफ़ी लो है, काफ़ी ज़्यादा लो है, क्योंकि वो आज भी जो है इनमें से कुछ काफ़ी ट्राइब्स जो हैं वो मॉडर्न लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंगली नहीं रहते हैं, वो आज भी फॉरेस्ट डिपेंडेंट हैं या एग्रीकल्चर डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे फिर दिक्कत क्या आती है? यहाँ पे ये प्रॉब्लम आती है क्योंकि उनका जो है पूरा का पूरा लिटरेसी रेट काफ़ी लो है, तो उस वजह से जो है उनकी डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाती है। सोशल सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट वो काफ़ी अच्छे से नहीं हो पाती है। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने रेजिडेंशियल स्कूल्स बनाने शुरू कर दिए कि उन्हीं के एरिया में हम स्कूल बनाएंगे जहाँ पे बच्चे जो है हॉस्टल्स वगैरह में रहेंगे, रेजिडेंशियल स्कूल होगा, वहाँ पे उन्हें प्रॉपर मॉडर्न एजुकेशन दी जाएगी, उनकी अपनी लैंग्वेज में दी जाएगी। एंड मोर ओवर उन्हें जो है अपने कल्चर के बिना छोड़े एक मॉडर्न एजुकेशन का जो है सब कुछ प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो इसी चीज़ के लिए ये रेजिडेंशियल स्कूल चलते हैं, और इनका जो नाम रखा गया है वो रखा गया है एक बड़े ही फेमस आइकन जिनका नाम था एकलव्य। तो आपने शायद नाम सुना होगा एकलव्य, अगर आप में से कोई भी महाभारत को देख चुका है या पढ़ चुका है। ठीक है, तो उसमें एक कैरेक्टर थे, बहुत फेमस कैरेक्टर थे एकलव्य, जिन्होंने गुरु द्रोण को अपना गुरु माना था, और उनकी मूर्ति बना के उनके आगे जो है वो आर्चरी की, यानी तीर चलाने की प्रैक्टिस किया करते थे। और अल्टीमेटली वो, उनकी डेडिकेशन इतनी ज़्यादा थी, उनका हार्ट इतना प्योर था कि वो अल्टीमेटली इतने अच्छे जो है आर्चर बनते हैं कि एक दिन अर्जुन को भी बीट कर देते हैं।
तो उसमें जब गुरु द्रोण ने जब वो देखा तो गुरु द्रोण ने कहा कि तुम्हें ये तीर चलाना किसने सिखाया। तो गुरु द्रोण को वो बताते हैं एकलव्य कि आप मैंने आपके पास आया था बट आपने मुझे सिखाने से मना कर दिया लेकिन मैंने तो आपको अपना गुरु माना था, तो आपकी मूर्ति के आगे फिर मैं प्रैक्टिस करता होता था। तो फिर गुरु द्रोण ने वहां पे उनसे उनका राइट हैंड का जो है अंगूठा एज अ गुरु दक्षिणा मांगा था। तो उन्होंने बिना सोचे समझे काट के दे दिया, क्योंकि अगर इफ़ यू डोंट हैव योर थंब तो आप तीर जो है नहीं चला सकते। क्योंकि तीर चलाते टाइम पकड़ने बो और एरो को सही पोजीशन में रखने के लिए, और स्पेशली जो आपका तीर होता है उसको सही तरीके से पकड़ने के लिए थंब बहुत ज़रूरी होता है। तो बिना थंब के प्रैक्टिस नहीं हो सकती। सो दिस इज हाउ दैट एकलव्य इज फेमस फॉर। तो उन्हीं के नाम पे, और वो भी एक ट्राइबल थे, ठीक है, वो भी एक ट्राइबल थे, तो उन्हीं के नाम पे ये EMRS चलते हैं। तो प्लीज़ याद रखिएगा, आपने बहुत बार ये सुना होगा एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स। तो यहाँ और ये ट्राइबल मिनिस्ट्री चलाती है, ठीक है, दीज आर रन बाय ट्राइबल मिनिस्ट्री, ट्राइबल्स वेलफेयर मिनिस्ट्री, तो ये चलाती है, ठीक है। और ट्राइबल मिनिस्टर आपको पता ही है हमारे मिस्टर अर्जुन मुंडा। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़ विच इज़ ई श्रम पोर्टल को लेके ये न्यूज़ है। तो ई श्रम पोर्टल क्या है? तो यहाँ पे ई श्रम पोर्टल एक बहुत ही अच्छा जो है ना नॉवल एक एक्सपेरिमेंट है जो किया है। किसने किया है? ये किया गया है बाय द लेबर मिनिस्ट्री। तो ई श्रम में बेसिकली ये करना क्या चाहते हैं, तो ई श्रम जो पोर्टल है, इस पोर्टल में जितने भी माइग्रेंट्स वर्कर्स हैं ना इंडिया में, यानी जो अपनी स्टेट को छोड़ के या अपने होम एरिया को छोड़ के कहीं और जाके काम करते हैं, बिकॉज उनका जो अपना एरिया है वहाँ पे वर्क अपॉर्चुनिटीज़ या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं है। तो माइग्रेंट वर्कर्स खासकर कौन से? अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के। देखिए ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में जैसे आपके आप में से बहुत सारे जो हैं IT इंजीनियर्स होंगे या फिर कोई और इंजीनियर्स होंगे या डॉक्टर्स होंगे, तो डेफिनेटली जहाँ से आप रहने वाले हैं आप वहाँ पे बहुत रेयर चांस है कि आप वहीं से जॉब कर रहे हैं अनटिल और अनलेस यू आर वर्किंग फ्रॉम होम, ठीक है। लेकिन अगर आप अपनी कंपनी की बात करो, अपने ऑफिस की बात करो, तो ज़्यादातर आपको दिल्ली, पुणे, गुड़गांव, हैदराबाद, नोएडा एक्सेट्रा वाली जगह में देखने को मिलते हैं। तो आप भी माइग्रेट करते हैं, बट यू आर ऑर्गेनाइज सेक्टर, क्योंकि आपका एक कंपनी के पेरोल पे नाम है, आपको प्रॉपर एक सैलरी मिल रही है, एक वेल डिफाइंड आपका वर्क शेड्यूल है, वर्क स्ट्रक्चर है, ठीक है, वर्क प्रोफाइल है, सब कुछ है। तो आपको कंपनी की तरफ से कुछ बेनिफिट्स भी मिलते हैं। सो बट अनऑर्गेनाइज वर्कर कौन होते हैं? खासकर माइग्रेंट वर्कर्स, जैसे लेबर होती है हमारी कंस्ट्रक्शन लेबर, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन लेबर क्या करती है कि अपनी जगह से आती है दूसरी जगह पे, फिर वो काम ढूंढती है और वहाँ पे ही काम शुरू कर देती है। फिर वो धीरे धीरे अगर उनमें से कुछ अच्छे होते हैं तो वो काम सीख लेते हैं, जैसे कोई दूसरी जगह जाके कारपेंट्री का काम सीख लेता है तो वो सेमी स्किल्ड में आ जाता है, कोई इलेक्ट्रीशियन का काम सीख लेता है, कोई प्लम्बर बन जाता है। तो उनका तो ठीक है, बट कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है इनका। सो दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ ऑफिशियल रिकॉर्ड। तो ऑफिशियल रिकॉर्ड ना होने की वजह से आज जब जैसे लास्ट ईयर लॉकडाउन जैसी प्रॉब्लम आई, तो वहाँ पे कंपनीज में जिनके पास सारा डेटा था, सब कुछ था, तो दे कुड हैंडल देयर एम्प्लॉयज। बट ये जो बेचारे माइग्रेंट वर्कर्स थे जो डेली वेजेस पे डिपेंड करते थे, तो इनमें से ज़्यादातर जो है डेली वेजेस पे डिपेंड करते थे, क्योंकि इनको डेली की डेली पेमेंट की जाती है। एट द एंड ऑफ द डे इनसे 8 घंटे काम करवा के जो भी इनको दिया होता है, एट द एंड ऑफ द डे आपको इनको पे करना होता है। जो भी इन्हें हायर करता है, अब चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर हायर करे, चाहे आप डायरेक्टली इन्हें हायर करो, एट द एंड ऑफ द डे यू आर सपोज टू पे देम, हेंस कॉल्ड एज डेली वेजेस। तो इन डेली वेजेस का तो सब कुछ बंद हो गया, क्योंकि आपको कंपनी ने हायर किया हुआ था, आप ऑर्गेनाइज सेक्टर में आ रहे हो, तो आपको तो मंथ एंड में सैलरी आएगी ही आएगी। अब लॉकडाउन की वजह से काम हो या ना हो, आपने काम किया अपना। अब कंपनी की तरफ से जब काम नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे, बट कंपनी आपको पे तो करेगी। दे वर द वन हु सफर्ड द मोस्ट, इसीलिए ये ई श्रम पोर्टल बनाया गया कि इनको रजिस्टर करेंगे। इनको रजिस्टर करने के बाद इनका सारा डाटा जो जनरेट होगा, तो हम देखेंगे कि इन्हीं के एरिया में, जैसे सपोज करो लेट समबडी इज कमिंग फ्रॉम झारखंड और बिहार, तो देखा जाएगा कि झारखंड और बिहार के कौन से डिस्ट्रिक्ट में से सबसे ज़्यादा माइग्रेशन होती है। तो वहाँ पे फिर गवर्नमेंट जो है फोकस करेगी स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलके कि इसी एरिया में क्यों ना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो डेवलप की जाएं।
ठीक है, ताकि इन लोगों को माइग्रेट करने की जरूरत ना पड़े। दूसरी बात, अगर ये फिर भी माइग्रेट करते हैं, आउट ऑफ विल माइग्रेट करते हैं, नॉट आउट ऑफ कंपल्शन, तो इन दैट केस इनका एक रिकॉर्ड हो, ताकि अगर कल को दोबारा लॉकडाउन जैसी या और कोई एपिडेमिक आए, सो इट इज इजी टू ट्रेस देम एंड टू मेक श्योर कि इन तक सारे जो हैं बेनिफिट्स वो पहुंच जाएं। जैसे लॉकडाउन में पीपल वर गिविंग फ्री राशंस एंड एवरीथिंग, ठीक है, तो इट इज बेनिफिशियल अगर इनका कोई रिकॉर्ड होगा। अगर पता ही नहीं है कि ये कहाँ जा रहे हैं, अब इनके घर जाके नहीं पूछ सकते कि भैया आपके यहाँ पे जो बंदे थे जो लेट्स से XYZ स्टेट में काम कर रहे हैं, तो वो कहाँ काम कर रहे हैं, दैट वाज नॉट पॉसिबल। बट इफ वी हैव अ सेंट्रल रिकॉर्ड तो इनको बेनिफिट्स जो हैं दिए जा सकते हैं। क्यों, जैसे फॉर एग्जांपल ऑलरेडी जो जितने बंदे रजिस्टर हो चुके हैं, सो 20% ऑफ द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कितने हैं, तो एस्टिमेट्स कहते हैं कि करीब करीब 38 करोड़ जो हैं इंडिया में अनऑर्गेनाइज सेक्टर की लेबर है। ठीक है, 38 करोड़, विच इज ह्यूज। ठीक है, 38 से कम नहीं है, 38 से ज़्यादा ही है। तो 38 करोड़ जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स हैं, उनको जो है जैसे जैसे उनमें से 20% ऑलरेडी रजिस्टर हो चुके हैं, तो जो जो रजिस्टर हो चुके हैं उन्हें ऑलरेडी गवर्नमेंट जो है एक्सीडेंटल इंश्योरेंस में ऑटोमेटिकली कवर करती जा रही है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑलरेडी कवर करती जा रही है। तो सर अब यहाँ पे ये भी तो प्रॉब्लम हो सकती है, कोई बंदा दो दो बार रजिस्टर हो जाए। जैसे एक बंदा लेट्स से सपोज करो फ्रॉम स्टेट ए है एंड ही इज़ वर्किंग इन स्टेट बी, तो ऐसा हो जाए कि स्टेट ए में भी रजिस्टर कर दिया, बी में भी कर दिया। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए इस ई श्रम को जो है आधार कार्ड के साथ आपके क्या किया गया है, सीड किया गया है। तो आधार में बायोमेट्रिक्स होंगे, तो बायोमेट्रिक से जो डुप्लीकेशन है वो रिड्यूस हो जाएगी। मोर ओवर ऑथेंटिसिटी जो है वो जनरेट हो जाएगी, तो पता लग जाएगा कि कौन सी स्टेट में से सबसे ज़्यादा वर्कर्स निकलते हैं और किस स्टेट में सबसे ज़्यादा वर्कर्स जाते हैं। तो अकॉर्डिंगली उन स्टेट्स को जो है उनका फूड वगैरह का, जैसे राशन है, राशन अब भेजा जाता है स्टेट्स को, वो आता सेंटर की तरफ से, डिस्ट्रीब्यूट उसे स्टेट्स करती हैं। तो अब पता लगा कि सेंटर ने कैलकुलेट कर रखा है कि लेट्स से ए स्टेट में यहाँ पे 20 करोड़ की पॉपुलेशन थी, जस्ट लेट्स से। और 20 करोड़ तो जो है वो ऑफिशियली है। अब 20 करोड़ में से लेट्स से कि अगर 1 करोड़ भी माइग्रेट किए हुए हैं और माइग्रेंट वर्कर हैं, ठीक है, रहने वाले वो इसी ए स्टेट के हैं, लेकिन वो दे आर वर्किंग इन स्टेट बी एंड लेट्स से स्टेट सी, 1 करोड़ पीपल। ठीक है, तो अब इसको तो रिक्वायरमेंट 19 करोड़ की है ना। अब यहाँ पे अगर मैं 50-50 लाख बढ़ा भी दूं, ठीक है, 50 लाख ईच इन दोनों स्टेट्स को, तो इनकी तो 50 लाख की रिक्वायरमेंट बढ़ गई ना। लेकिन इनको जो आ रहा है कोटा सेंटर की तरफ से राशन का, वो आ रहा है अकॉर्डिंग टू देयर ओन पॉपुलेशन, और इनको जो आ रहा है वो अकॉर्डिंग टू, सो दे आर इन सरप्लस एंड दे आर इन डेफिसिट। तो उस वजह से भी जो है करप्शन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, बिकॉज एवरी अल्टीमेटली फूड सबको चाहिए, सर्वाइवल सबका ज़रूरी है। सो फॉर दैट, जब ये सारा ई श्रम पोर्टल अगर सही तरीके से काम करेगा, तो द गवर्नमेंट विल हैव द आइडिया कि कहाँ पे कितनी रिक्वायरमेंट है और अकॉर्डिंगली राशन जो है वो डिसबर्स किया जा सकता है। ठीक है, तो 7 करोड़ से ज़्यादा रजिस्ट्रेशंस हो चुकी हैं। इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ नहीं, बस एक आधार चाहिए। सो आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि अगर आपके भी घर में कोई ऐसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर से काम करने वाला कोई है, तो आप प्लीज़ उनकी रजिस्ट्रेशन कराइए। इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, इट इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो जैसे ही एक आधार बेस्ड आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो उनका एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर UAN जनरेट किया जाएगा। ठीक है, ई श्रम, और उसके साथ जो है ई श्रम कार्ड बन जाएगा। इसी UAN पे आपका बनेगा ई श्रम कार्ड, और ये जो कार्ड है थ्रू आउट इंडिया वैलिड होगा। ठीक है, तो यानी कल को अगर वो किसी और स्टेट में भी चले जाता है एम्प्लॉयमेंट पे, तो अकॉर्डिंगली वो इसी कार्ड के बेस पे अपनी जो बेनिफिट्स और फैसिलिटीज़ स्टेट पिछली स्टेट में क्लेम कर रहा था, अब वो अगली स्टेट में क्लेम कर सकता है, और गवर्नमेंट को भी जो है रिसोर्सेज शिफ्ट करने में या रीएलोकेट करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके अलावा सोशल सिक्योरिटी स्कीम, जैसे मैंने आपको बताया कि एक्सीडेंटल इंश्योरेंस से तो जोड़ ही दिया है उनको, तो वो तो बेनिफिट मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो इसके अलावा लेबर मिनिस्ट्री क्या कर रही है कि इस पोर्टल को, यानी ई श्रम पोर्टल को, वो उन्नति पोर्टल के साथ जोड़ना चाहते हैं।
अब उन्नति पोर्टल क्या है? अगर आप जो लोग रेगुलर जो है करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा कि लेबर मिनिस्ट्री ने उन्नति पोर्टल लॉन्च किया था, जिसमें जो है हर कोई इंसान अपना अपना स्किल जो है वो मेंशन कर देता है कि भैया मुझे ये आता है। और वहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट देने वाले होते हैं यानी एम्प्लॉयर्स होते हैं, वो जो है आगे ढूंढ लेते हैं कि उनको कौन कौन सा चाहिए। तो यहाँ पे एम्प्लॉय एम्प्लॉयर मैचिंग होती है, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर मैचिंग। तो लेबर मिनिस्ट्री उस ये भी करना चाहती है। तो जैसे आपको यहाँ पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में स्किल्ड अनस्किल्ड और सेमी, सॉरी नॉट स्किल्ड, अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड जो है आपको यहाँ पे लेबर मिलेगी। तो उन्नति पोर्टल पे जो है जाके एम्प्लॉयर्स देख सकते हैं, अगर उनको सेमी स्किल्ड लेबर चाहिए तो वो डायरेक्टली जो है उनका कांटेक्ट करके उनके यूएएन नंबर्स जो हैं उनसे उनको आगे कांटेक्ट करके उन्हें एम्प्लॉयमेंट के लिए बुला बुला सकते हैं, विच विल बी बेनिफिशियल। एक ट्रैक रिकॉर्ड भी रहेगा और सब कुछ ऑफिशियल भी रहेगा। आज के टाइम में कोई कैसे भी हायर करके ले आए, किसी अमीर स्टेट वाला बंदा गरीब स्टेट में जाके 10-15 लोगों को एक वर्बल कॉन्ट्रैक्ट भी हायर करके ले आए, रिकॉर्ड कहाँ पे है? कल को उनके साथ खुदा ना खास्ता कोई अनहोनी हो जाती है तो रिकॉर्ड कहाँ पे है कि हाँ वो आए थे? देर इज नो रिटर्न रिकॉर्ड। बट आफ्टर दिस देर विल बी अ रिटर्न रिकॉर्ड विच विल अगेन प्रूव एज अ बेनिफिट ऑफ सोशल सिक्योरिटी। ठीक है? तो गवर्नमेंट का टारगेट ये है कि जितने के जितने अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जितने ये पूरे 38 करोड़ हैं, इन सब के सब को जो है रजिस्ट्रेशन करनी है। चाहे वो डोमेस्टिक वर्कर्स हों, चाहे वो लेबर्स हों, चाहे वो कंस्ट्रक्शन लेबर हो, कोई फार्म लेबर हो, ठीक है, इंडस्ट्रियल लेबर हो, सबको जो है रजिस्टर करना है। तो द गुड न्यूज़ इज़ कि इसमें कुछ स्टेट्स जो हैं वो बहुत फास्ट काम कर रही हैं और कुछ स्टेट्स जो हैं वो बहुत लो कर रही हैं। टॉप स्टेट्स जो हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो परफॉर्म कर रही हैं, उड़ीसा हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, ठीक है, दे आर द टॉप स्टेट्स। तो उड़ीसा ने अपने जो टारगेट है उनका, जितनी माइग्रेंट पॉपुलेशन है और माइग्रेंट लेबर पॉपुलेशन है उसका 87% जो है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर दी है। ऑलराइट, चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। तो हमारे जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं मिस्टर रामनाथ कोविंद, वो जो है बांग्लादेश जाएंगे ऑन विक्ट्री डे गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन दिसंबर में। अब कब होता है? बड़ी फेमस डेट है, इस पर एक मूवी भी बन चुकी है। कोई बता सकता है मुझे? तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताइएगा कि ये विक्ट्री डे या गोल्डन डे जो है वो कब होता है। सो ये हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो जाएंगे बांग्लादेश टू सेलिब्रेट। ठीक है, 50 ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस को, हैंस उनकी गोल्डन जुबली है। तो उसी चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए बांग्लादेश जो है एक पूरे साल की बहुत लंबी जो है वो सेलिब्रेशन कर रहा है। जैसे इंडिया जो है 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस मना रहा है, तो हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। वैसे ही 50 ईयर्स ऑफ बांग्लादेश जो है वो हो चुके हैं और बांग्लादेश जो है वो अपनी 50th इंडिपेंडेंस वो डे सेलिब्रेट करेगा। इसके अलावा दोनों कंट्रीज़ ने डिसाइड किया है कि जो दिसंबर 6 है, ये बड़ी खास डेट है। ठीक है, दिसंबर 6 को जो है मैत्री दिवस बनाया, एज अ मैत्री दिवस बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश सेलिब्रेट किया जाएगा। अब मैत्री दिवस यानी फ्रेंडशिप डे। अब ये वो फ्रेंडशिप डे नहीं है जो आप और हम सेलिब्रेट करते हैं, दिस इज ओनली बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। ठीक है, तो ये दिसंबर 6 ही क्यों, 16 क्यों नहीं? ठीक है, दिसंबर 6 इसीलिए क्योंकि इसी दिन इंडिया ने ऑफिशियली बांग्लादेश को रिकग्नाइज कर दिया था। ठीक है, इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री टू ग्रांट रिकग्निशन टू बांग्लादेश। उसके बाद बाकी सब कंट्रीज ने भी कर दिया और फाइनली जो है बांग्लादेश एक नया कंट्री, एज अ न्यू कंट्री इट डेवलप्ड। तो उसके जो फाउंडर थे, जिनको फादर ऑफ बांग्लादेश भी कहा जाता है, शेख मुजीबुर रहमान। ठीक है, इनकी जो डॉटर है शेख हसीना, वो आज बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं। तो इनकी भी जो है 100th बर्थ एनिवर्सरी है।
ये 100th बर्थ एनिवर्सरी ईयर है, राइट। तो इस चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल बी गोइंग टू बांग्लादेश, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को उनके काउंटर पार्ट जो है बांग्लादेशी काउंटर पार्ट, ठीक है, उन्होंने ही इनवाइट किया है। तो प्रेसिडेंट ऑफ दैट इज़ प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश, जिनका नाम है मिस्टर अब्दुल हमीद। चलिए, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। सो नवंबर में जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनको टैक्स पेमेंट मिलने वाली है। कौन सी टैक्स पेमेंट? तो देखिए, सेंटर के पास जो है टैक्सेस होते हैं, ठीक है। आई होप आप सबको पता होगा कि सेंटर जो है वो टैक्स कलेक्शन करती है। तो अपने टैक्स कलेक्शन में से ना वो 41%, ठीक है, 41% स्टेट्स को दे देती है। 41% वो स्टेट्स को दे देती है, तो उसी में जो है वो ये दिया जाता है इन 14 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है। और उसकी एक इंस्टॉलमेंट जो है वो नवंबर में ड्यू है। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने यहाँ पे ये कहा है कि ये जो इंस्टॉलमेंट है इसके साथ साथ मैं एक्स्ट्रा पैसा भी भेज रही हूँ। तो सेंटर जो है उसने अभी तक जो है भेजना था 47,000, तो रुपीज़ 47,541 करोड़, ठीक है। लेकिन सेंटर कहते हैं कि हम डबल दी अमाउंट भेजेंगे, यानी वी विल सेंड 95,082 करोड़। तो ये डबल पैसा क्यों दे रही है सेंटर, इतनी दिलदार क्यों हो रही है? ऑलरेडी सेंटर और स्टेट के बीच में जो है लड़ाई चलती रहती है। तो उसका जो आंसर है वो आपको हेडलाइंस में ही मिलेगा, और वो है ये वर्ड, केपेक्स। अब ये वर्ड है क्या? ये वर्ड शॉर्ट फॉर्म है फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो आई एम श्योर जितने भी यहाँ पे कॉमर्स के जो ग्रेजुएट्स हैं या कॉमर्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो इस वर्ड्स को समझ गए होंगे कि ये पैसा क्या है। जो नहीं समझे उनके लिए मैं बता दूं सिंपल लेमन टर्म में, ठीक है। अब मैं लेमन टर्म में बता रहा हूँ, टेक्निकल डेफिनेशन नहीं बता रहा हूँ। ऐसा पैसा जब वो आप खर्च करते हो कोई एसेट्स वगैरह जनरेट करने के लिए, जैसे एक गवर्नमेंट जो है रोड्स, रेलवेज, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स बनाने के लिए जो पैसा खर्च करती है उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी फाइनेंस मिनिस्टर बैठी हैं मीटिंग में, तो आप देख सकते हैं मिसेस निर्मला सीतारमन। तो इन्होंने ये कहा है कि जो ये टैक्सेस जाने हैं इनमें हम ऐड ऑन करके भेजेंगे, ताकि स्टेट्स जो हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर को और ज़्यादा इंक्रीज करें। कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज करने से, अब यहाँ पे पैसा खर्चने से फ़ायदा क्या? ऑलरेडी पैसे की कमी चल रही है इंडिया में, तो पैसा खर्चने से फ़ायदा क्या? तो फ़ायदा ये होगा कि जब जब आप अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज करते हैं उसके बाद आपको जो है देखने को फ़र्क मिलता है एम्प्लॉयमेंट में। क्योंकि देखिए, जब आप पैसा खर्चेंगे रोड्स या रेलवेज या पोर्ट्स बनाने के लिए या कुछ भी चीज़ बनाने के लिए, तो ऑब्वियसली आपको लेबर चाहिए, ठीक है, आपको मटेरियल चाहिए, ठीक है, आपको ट्रांसपोर्टेशन यानी लॉजिस्टिक्स भी रिक्वायर्ड होगी। तो उससे क्या होगा, उससे मल्टीपल सेक्टर्स में आप वो पैसा खर्चेंगे और उससे मल्टीपल सेक्टर जो है वो ग्रो करेंगे, ठीक है। उससे मल्टीपल सेक्टर जो है वो ग्रो करेंगे तो उसका बेनिफिट जो है ओवरऑल इकोनॉमी को ही मिलेगा, क्योंकि लेबर को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। तो लेबर जो है वो कंज्यूमर गुड्स की डिमांड ज़्यादा करेगा, कंज्यूमर गुड्स की डिमांड ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली कंज्यूमर गुड्स जो कंपनीज हैं वो अपनी प्रोडक्शन बढ़ाएंगी, ठीक है। मटेरियल की डिमांड ज़्यादा होगी तो मटेरियल जो प्रोड्यूस करने वाली कंपनी है वो भी अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे। लॉजिस्टिक्स वाले जो है वो भी अपनी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे कि ज़्यादा ट्रक्स रखें तो और ज़्यादा ड्राइवर्स को हायर करें। ज़्यादा ड्राइवर्स हैं, ज़्यादा ट्रक्स हैं, तो ऑब्वियसली मैकेनिकल को भी फ़ायदा होएगा। उसके बाद जो ट्रक बनाने वाली कंपनी है उनकी डिमांड इंक्रीज़ होगी, डिमांड इंक्रीज़ होएगी तो वो आगे रॉ मटेरियल यानी पार्ट्स बनाने वाली जो कंपनी है उनके साथ। सो ओवरऑल इट इज़ अ फोर्स मल्टीप्लायर।
मतलब एक चीज से आप मल्टीपल सेक्टर पे इफेक्ट देखना शुरू कर देते हो। तो इसीलिए गवर्नमेंट जो है ये इतनी उदार हो रही है और ये जितनी अमाउंट रिक्वायर्ड थी उसकी एग्जैक्टली डबल अमाउंट भेज रही है। और कह रही है कि जो यूजुअली ऐसा जो है मार्च एंड में किया जाता है, ठीक है, मार्च एंड में जब फाइनेंशियल ईयर खत्म होने वाला होता है तब ऐसा किया जाता है कि जो कुछ भी बच गई है, जितनी भी अमाउंट बच गई है, सारी की सारी लास्ट इंस्टॉलमेंट में भेज दो। ठीक है, बट इस बार ये कह रहे हैं कि हम नवंबर में ही ऐसा कर देंगे ताकि जो है ये पूरा सीजन आराम से इस फाइनेंशियल ईयर में कम गवर्नमेंट्स जो हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर सके। अदरवाइज फाइनेंशियल ईयर के एंड में आता है तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि क्लोजिंग का टाइम होता है, क्लोजिंग के टाइम में ज़्यादातर ये पैसा जो है सही तरीके से नहीं खर्चा जा सकता क्योंकि टाइम शॉर्ट होता है, 31 मार्च तक आपको सारा कुछ क्लोज करना होता है। तो ज़्यादातर उसमें ये पैसा जो है या तो वेस्ट चले जाता है या फिर इसको जो है जिस पर्पस के लिए भेजा गया तो उस पर्पस के लिए ना यूज़ करके और ही तरीके से इसका खर्चा दिखा दिया जाता है। तो अब रिलीज करेंगे तो ऑब्वियसली जो है आप टाइमली टेंडर्स निकाल सकते हैं, टाइमली कंस्ट्रक्शन शुरू हो सकती है और आपको जो है अल्टीमेटली इसे फाइनेंशियल ईयर में केटर करना था, उस फाइनेंशियल ईयर में ये आराम से आपकी रिकॉर्ड बुक्स में केटर हो जाएगा और प्रोजेक्ट जो है वो आगे मल्टीपल चलता जाएगा और उसकी पेमेंट जो है क्योंकि केटर हो चुकी हैं तो वो टाइमली रिलीज होती रहेंगी। सो दिस इज हाउ इट हेल्प्स इन improving the economy as well as economic growth। चलिए, लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट न्यूज़ फॉर द डे। अब इस न्यूज़ को डिस्कस करते टाइम मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, खासकर जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वो कितने बड़े हिपोक्रेट्स हैं, हाउ बिग ऑफ द हिपोक्रेट्स दे आर। ठीक है, तो बेसिकली है क्या, WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की एक मीटिंग होनी है जिनेवा में। इसका हेडक्वार्टर्स जिनेवा में है, याद रखना। ठीक है, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड वाला, जहाँ पे काफ़ी सारे हेडक्वार्टर्स हैं। तो वहाँ पे मीटिंग होनी है। तो वहाँ पे इंडिया ने कहा कि इंडिया ने लास्ट टाइम भी यानी 2020 में पेंडेमिक जब आया तो उस टाइम पे भी कहा था कि हम जो है वैक्सीन के लिए एक आईपी वेवर यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो वेवर है वो प्रपोज कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि जो कंपनी ने वैक्सीन पेटेंट करवा रखी है वो 1 साल के लिए या जो भी टाइम आप फिक्स करेंगे, 1 साल, 2 साल, 1.5 साल, उसके लिए अपना पेटेंट क्लेम नहीं कर सकती, तो उसे कोई भी मैन्युफैक्चर कर पाएगा। ठीक है, कोई भी मैन्युफैक्चर कर पाएगा तो उससे क्या होगा कि वैक्सीन की प्रोडक्शंस बढ़ेंगी और पूरे वर्ल्ड को जल्दी से जल्दी वैक्सीन मिलेगी। बट अगेन, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो डेवलप्ड कंट्रीज ने इसे पूरा पूरा तौर से अपोज किया। तो ये सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि इंडिया और साउथ अफ्रीका ने ये अक्टूबर 2020 में एक प्लान सबमिट किया था, प्रपोजल सबमिट किया था। ठीक है, कि हम परमानेंट वेवर नहीं चाहते हैं, हम सिर्फ टेम्परेरीली कह रहे हैं ताकि जितने ट्रिप्स जो है ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अग्रीमेंट, प्रॉपर्टी राइट्स अग्रीमेंट जो है, ये बेसिकली पूरा एक ट्रिप्स का पार्ट है। यहाँ पे यू कैन सी ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो ये ट्रिप्स अग्रीमेंट है, ये WTO के अंडर ही हुआ था। ठीक है, ताकि इससे कोविड की वैक्सीन जो हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज को भी मिल सके और लोअर इनकम कंट्रीज को भी मिल सके। देखिए आज के टाइम में जितनी वैक्सीन है ना, लोअर इनकम कंट्रीज में सिर्फ 4.5% पॉपुलेशन जो है ना, यस 4.5% पॉपुलेशन, सिर्फ उसी को ही कोविड की वैक्सीन का फर्स्ट डोज लगा है। वेयर एज इफ यू कंपेयर दिस विद डेवलपिंग कंट्री और डेवलप्ड कंट्रीज, you can see 70% of their population is vaccinated with first dose। तो 70 और 4.5 में आप फर्क देख लीजिए। वाई? बिकॉज इन्होंने कंपनीज के साथ एडवांस एग्रीमेंट कर लिया और सारी के सारे शॉट्स जो है ब्लॉक कर दिए। अब इनमें मैं कुछ खास कंट्रीज का नाम यहाँ पे स्पेशल लेना चाहूँगा, ऑल्दो मैं कभी नहीं लेता, बट दिस इज समथिंग दैट इज़ वेरी वेरी बैड। एक यूएस है, ठीक है, यूके है, कनाडा है, और ये वही कंट्री हैं जो दुनिया को ना ह्यूमन राइट्स का लेक्चर देते रहते हैं खुद के। तो यहाँ पे इनको कोई ह्यूमन राइट्स नहीं दिखाई दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बात पैसे की इन्वॉल्व है। तो इनकी, अब कनाडा में जितने शॉट्स हैं ना इस टाइम अवेलेबल, हर बंदे को वो कम से कम 9 वैक्सीन लगा सकते हैं, जितनी उनके पास डोजेज अवेलेबल है। एक बंदे को 9 वैक्सीन लगा सकते हैं जितनी टोटल पॉपुलेशन है कनाडा की।
ठीक है, 3 से 4 करोड़ इनकी पॉपुलेशन है, 36 से 40 करोड़ ये लोग वैक्सीन अपने पास रख के बैठे हैं। तो इनके पास पैसा था, लोअर इनकम कंट्रीज के पास पैसा नहीं था, तो इन्होंने एडवांस एग्रीमेंट्स कर लिए कंपनीज के साथ कि आप जैसे ही डोजेस बनाएंगे आप सीधा हमें सप्लाई करेंगे। ठीक है, सो इंडिया और साउथ अफ्रीका ने फिर लास्ट ईयर सबमिट किया कि आप जो है पेटेंट जो है ट्रिप्स का थोड़ा सा पार्ट जो है टेम्परेरीली वेव ऑफ कर दीजिए, ताकि हम जो हैं दो बाकी मतलब फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं वो वैक्सीन मैन्युफैक्चर कर सके, क्योंकि आज के टाइम में अगर किसी ने कोई फार्मूला अपने नाम पे पेटेंट करा रखा है और आप उसे मैन्युफैक्चर करते हैं तो आप पे लीगली आपको लीगली प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। बट अगर वो वेवर होगा तो आपको लीगली प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पे याद रखिएगा, इंडिया और साउथ अफ्रीका ने नहीं कहा है कि आप हमें फॉर्मूला दीजिए उस वैक्सीन का, उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि डोंट क्लेम योर पेटेंट, कि पेटेंट क्लेमर से जो है टेम्परेरी वेवर दे दो। उसके बाद कोई बड़ा आसान नहीं हो जाता। लेट मी टेल यू वन थिंग, यहाँ पे साइंटिफिक नॉलेज के लिए मैं आपकी बता रहा हूँ कि अगर किसी वैक्सीन का कोई फॉर्मूला होता है ना, तो वो कंपनी कभी नहीं देती। तो फिर फार्मास्यूटिकल कंपनीज कैसे बनाती हैं उसे? अगर अगर ये वेवर का फ़ायदा क्या है, तो वेवर का फ़ायदा ये होगा कि उस फॉर्मूला को जो है रिवर्स इंजीनियरिंग कर लिया जाएगा। ठीक है, रिवर्स इंजीनियरिंग के बाद उसको जो है दोबारा मैन्युफैक्चर किया जाएगा उस कंपनी के द्वारा, और वो कंपनी जब इसे मैन्युफैक्चर कर लेगी तो इसकी टेस्टिंग करेगी कि ये सेफ़ है कि नहीं। टेस्टिंग के बाद फाइनली जो है उसकी कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू होगी। तो ये इतना आसान भी नहीं है, यहाँ पे किसी ने फॉर्मूला नहीं मांगा है। अगर ये फॉर्मूला सीधा सीधा दे सकते हैं दे देते हैं, अगर हमारे पास फॉर्मूला होता है तो हम सीधा इस स्टेप पे जंप कर सकते हैं, हमें ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन ये कंपनीज जो हैं, क्योंकि प्रॉफिट सिर्फ दिमाग में रखती हैं, और जो रिच कंट्रीज़ हैं वो सिर्फ अपना बेनिफिट दिमाग में रखते हैं, तो इसीलिए वो इसको अग्री नहीं कर रहे हैं। दैट इज़ वाई ये न्यूज़ आई है कि इंडिया जो है वो ईयू से, ऑस्ट्रेलिया से, जापान से, स्विट्ज़रलैंड से बात कर रहा है कि ये जो हमने प्रपोज किया है इसका आपको कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये परमानेंट नहीं है, ये सिर्फ टेम्परेरी वेवर है। और ये सब के सब पे नहीं हम मांग रहे हैं, हर प्रोडक्ट पे नहीं मांग रहे हैं, हम सिर्फ वैक्सीन्स उनसे रिलेटेड टेक्नोलॉजी पे ही मांग रहे हैं, एंड थेरेपेटिक्स। ठीक है, ताकि हम कोविड-19 की और सारी वैक्सीन्स पे भी नहीं मांग रहे हैं। हम कौन सा कह रहे हैं कि पोलियो वैक्सीन का फॉर्मूला हमें दे दो। ठीक है, हम कौन सा कह रहे हैं कि आप इबोला वैक्सीन का फॉर्मूला हमें दे दो, और फॉर दैट मैटर एनी अदर वैक्सीन का। हम सिर्फ और सिर्फ कोविड-19 से रिलेटेड जो है फॉर्मूला मांग रहे हैं, क्योंकि ये पेंडेमिक है। तो टिल द टाइम ईच एंड एवरीबडी इज वैक्सीनेटेड, नोबडी इन द वर्ल्ड इज सेफ। ठीक है, इस पेंडेमिक को अगर ख़त्म करना है, इफ़ वी वांट टू ब्रिंग दैट टू एंड, तो आपको ये करना ही पड़ेगा। अब ये कंट्री फिर भी नहीं मांग रहे हैं, और शायद इसीलिए द गॉड इज़ मेकिंग देम पे, और इसीलिए इन कंट्रीज़ में जो है केसेस दोबारा बढ़ने शुरू हो गए हैं। दे आर अगेन गोइंग टूवर्ड्स लॉकडाउन्स। ठीक है, और मोर ओवर वन थिंग आई वांट टू ऐड हेयर इज़ कि इनके ये लोग हमें डेवलपिंग कंट्रीज़ को एक थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ या अनपढ़ टाइप्स लोग बोलते हैं, लेकिन इनके यहाँ पे अभी भी ऐसी पॉपुलेशन है जो इस बात पे प्रोटेस्ट कर रही है कि आई डोंट वांट टू गेट वैक्सीनेटेड, कि ये मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा। एंड आई एम रियली सरप्राइज दैट कि इतने पढ़े लिखे कंट्री से होने, इतनी फॉरवर्ड सोसाइटी से होने के बाद भी, एज पर देयर क्लेम, आई डोंट थिंक see them as very educated or very forward looking society. They are equally idiot, just as like the rest of the world. They are equally conservative just like the rest of the world. ठीक है, जितना थोड़ा बहुत मेरे को लाइफ का एक्सपीरियंस है उससे बोल रहा हूँ। सो वहाँ पे दे आर नॉट अग्रीइंग, राइट, एंड दे आर हैविंग प्रोटेस्ट कि मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, और वैक्सीन बिना वैक्सीन के जो आपने रिस्ट्रिक्शन लगा रखी हैं उन्हें हटाइए। सो देव गॉट ऑल सॉर्ट्स ऑफ इडियट्स sitting in their country, in their governments and in their institutions, and yet they blame developing countries and developing world for them. ठीक है, सो अल्टीमेटली ये मीटिंग उसी चीज़ के लिए है। अब लेट्स सी कि ये कहाँ जाता है। अब इंडिया का जो ये प्रपोजल था, ठीक है, इसको 100 कंट्रीज़ ने जो है वो सपोर्ट किया है, और 64 कंट्रीज़ ने स्पॉन्सर किया है, जस्ट रिमेंबर। ठीक है, तो WTO के टोटल मेंबर्स कितने हैं? देयर आर 164 मेंबर्स। तो अब ये मत सोचना कि 100 + 64 हो तो गए, सारे वोट तो मिल गए, नहीं।
ये 100 कंट्रीज जो सपोर्ट कर रहे हैं, इन्हीं 100 में से 64 इसको को स्पॉन्सर भी कर रहे हैं. सो दैट मीन्स वी स्टिल नीड 64 मोर वोट्स, क्योंकि यहाँ पे जो फैसले लिए जाते हैं वो कंसेंसस से लिए जाते हैं. ठीक है, कंसेंसस यानी सबकी हाँ होनी चाहिए. दैट मीन्स एवरीबडी हैज़ अ वीटो, इवन इफ से वन से नो तो उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता. सो लेट्स सी अभी क्या होता है. 30 नवंबर को ये मीटिंग स्टार्ट होगी और 3 दिसंबर तक चलेगी. डब्ल्यू में होगी. तो 12th WTO मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस है. तो बैंकिंग वालों के लिए यहाँ पे सीधा सीधा हो गया है कि कहाँ पे होगी. जिनेवा में. कौन सी है, 12th है. ठीक है, कब से कब होगी, 30 नवंबर से 3 दिसंबर तक. और यूपीएससी वालों के लिए जो है बाकी सारी जो कहानी है वो मैंने आपको बता दी है, विद रिस्पेक्ट टू साइंस, विद रिस्पेक्ट टू पॉलिटिक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू पेंडेमिक. क्लियर. तो आई होप आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा. स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट एज यूजुअल, फील फ्री टू टाइप देम इन योर कमेंट सेक्शन. वी विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू. इसके अलावा किसी टॉपिक पे, कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको कोई स्पेसिफिक वीडियो चाहिए, सो यू कैन डू दैट, यू कैन suggest that also in comment section. We will definitely make one. ठीक है. And do subscribe to our channel, like the video, press the bell icon, and वही नॉर्मल चीज़ें जो यूट्यूबर बोलते हैं. मैं भी अब बार बार बोलता अच्छा नहीं लगता. Anyways, have a great time, have great learning, and keep working hard. Best of luck. Thank you.